हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज अपन प्रतिरक्षा की क्रियाविधि का भाग जो है 4 अपन पढ़ रहे हैं। और यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिरक्षा के प्रकार। तो बेटे उससे पहले प्रीवियस टॉपिक में अपन ने पढ़ा था यानी प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में बेटे मैंने आपको 2 तरह की प्रतिरक्षा बताई थी। एक तो मैंने सेलुलर प्रतिरक्षा बताई और दूसरी हुमोरल प्रतिरक्षा को आपको बताया। दोनों में बेटे क्या डिफरेंट है ये भी आपने याद किया होगा कि जो कोशिकीय प्रतिरक्षा है यह टी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है और जो तरल प्रतिरक्षा है यह ब्लड के द्वारा उत्पन्न होती है। बेटे कोशिकीय प्रतिरक्षा 70 से 80% होती है और इधर जो है यह 20 से 30% होती है। कोशिकीय प्रतिरक्षा में किसी फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रोगाणु को नष्ट किया जाता है और बेटे हुमोरल प्रतिरक्षा में ब्लड में एंटीबॉडी के द्वारा रोगाणु को नष्ट किया जाता है। उसके बाद में बेटे अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब देखिएगा कि बेटे इम्यूनिटी है ये इसका मेन पार्ट है बेटे, याद रखना। यानी प्रतिरक्षा का क्लासिफिकेशन कह दीजिएगा या प्रतिरक्षा के प्रकार कह दीजिएगा। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि प्रतिरक्षा को पहले 2 भागों में बांटा जाएगा, एक तो जन्मजात होगी और एक अर्जित होगी। दोनों में अंतर समझो कि जन्मजात जो है बेटे जन्म से ही उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है और यह जन्म से ही साथ आएगी, और जो अर्जित प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद उत्पन्न होगी। बेटे ये जो जन्मजात है यह किसी अवरोध के द्वारा उत्पन्न होती है और जो दूसरी वाली होती है बेटे अर्जित वह एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर अपन जन्मजात में बेटे कई सारे अवरोध अपन को पढ़ना है और अर्जित को फिर 2 पार्ट होंगे, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनेंगे, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाएगा। अब ये जो सक्रिय है इसके भी 2 पार्ट होंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो बेटे जो प्राकृतिक है उसमें एंटीबॉडी को शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से ही यानी जो रोगाणु होंगे वह शरीर में प्राकृतिक रूप से आएंगे और वहां पर उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी। और जो कृत्रिम है उसमें रोगाणु को डाला जाएगा, यानी मानव के द्वारा रोगाणु को शरीर में डाला जाएगा और उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी वहां पर निर्मित होगी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में यह है बेटे कि एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा शरीर में। अब 2 तरह से, प्राकृतिक तरीके से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो प्राकृतिक तो यह होगा कि माता से कुछ एंटीबॉडी बच्चे में ट्रांसफर होती है, ये तो प्राकृतिक याद करोगे। और कुछ एंटीबॉडी बेटे सांप के काटने पर या फिर जो है जंग लगी वस्तु से लगने पर, एटीएस के इंजेक्शन है या एंटीविनम सीरम है, इनको सीधे के सीधे ही जो है शरीर में लिया जाता है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बेटे इसकी प्रतिरक्षा से। और ये पहली प्रतिरक्षा जिसको मैंने कुछ पार्ट बेटे आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा दिया था, लेकिन फिर मैं आपको यहां पर रिपीट कर रहा हूं। यानी पहली प्रतिरक्षा हमारी होगी, ये होगी जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा। तो बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा में अपन ने क्या क्या टॉपिक लिया था? पहला पॉइंट तो था यह जन्म से ही उत्पन्न प्रतिरक्षा। जन्म से ही उत्पन्न प्रतिरक्षा। तो याद रखना बेटे कि ये जो प्रतिरक्षा है ये प्रतिरक्षा जन्म से ही उत्पन्न होगी। दूसरे नंबर पर याद रखना बेटे ये अविशिष्ट या आनुवांशिक प्रतिरक्षा है। आनुवांशिक प्रतिरक्षा। आनुवांशिक प्रतिरक्षा। तो बेटे एक तो ये अविशिष्ट है यानी रोगाणुओं के प्रति ये विशिष्ट नहीं है, और दूसरे याद रख लेना ये आनुवांशिक है। तो ये अविशिष्ट भी है और आनुवांशिक भी है। दूसरा याद रखना बेटे यानी ये जो प्रतिरक्षा है ये निम्न अवरोध के कारण उत्पन्न, निम्न अवरोध यानी बैरियर के कारण
उत्पन्न, ये आपको याद रखना है बेटे। ये जो प्रतिरक्षा है ये निम्न बैरियर या निम्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है। तो बेटे यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार फिर ध्यान से देख लें कि अपन पहले ही पढ़ रहे हैं जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी आपने याद कर रखी है वह है अर्जित प्रतिरक्षा। तो बेटे यहां आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा है इसके 2-3 पॉइंट याद रखना। जन्म से ही उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है, यहां तक क्लियर। और बेटे यह अविशिष्ट है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी रोगाणु के प्रति यह विशेष नहीं होगी। दूसरा यह आनुवांशिक होती है, जो जन्म से ही जो भी साथ आता है बेटे वह आनुवांशिक ही होता है, इतना समझ लेना। दूसरी बात ध्यान रखना बेटे ये एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, ये विभिन्न प्रकार के बॉडी में अवरोध उत्पन्न होते हैं तो उन अवरोध के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है। तो बेटे ये जो अवरोध हैं ये अपन 4 प्रकार के अवरोध पढ़ने वाले हैं। पहला जो अवरोध होगा वो भौतिक अवरोध होगा, दूसरा कार्यिकी अवरोध होगा, तीसरा कोशिकीय अवरोध होगा और चौथा होगा साइटोकाइनिन अवरोध। और इन अवरोधों से किस तरह से हमारे शरीर में रोगाणुओं को रोका जाएगा या हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट किया जाएगा, ये सारे अवरोध बेटे यहां पर पढ़ना है। तो एक बार याद कर लें कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ये बेटे अवरोध के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है। ये अवरोध 4 तरह के होंगे, पहला भौतिक अवरोध, दूसरा कार्यिकी अवरोध, तीसरा कोशिकीय अवरोध और चौथा होगा साइटोकाइनिन। तो बेटे निम्न अवरोध में पहला अवरोध यहां पर अपन लेते हैं फिजिकल यानी भौतिक अवरोध। तो पहला अवरोध का नाम याद रह जाएगा, 4 अवरोध बताए थे बेटे मैंने। तो पहला अवरोध है फिजिकल यानी भौतिक अवरोध। तो भौतिक अवरोध बेटे निम्न प्रकार के होंगे। तो पहला अवरोध हमारा होगा त्वचा। तो बेटे याद कर लेना, यानी स्किन जो है ये हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है। जैसे अपन मार्केट में कहीं पर भी घूमते फिरते रहते हैं बेटे, तो ऐसा तो नहीं ना कि सीधा जीवाणु हमारे फेफड़े में चला जाएगा, सीधा जीवाणु हमारे लीवर में चला जाएगा। पहले बेटे जितने भी रोगाणु होंगे वो हमारे शरीर की बाह्य सतह पर आकर चिपकेंगे, याद रखना। तो सबसे पहला जो अवरोध बनेगा वो हमारी त्वचा बनेगी, याद रखना, क्योंकि त्वचा के कई सारे लेयर होते हैं बेटे, स्ट्रेटम, लूसिडम, मेलपिगी और कॉर्नियम, इस तरह से कई सारे लेयर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रोगाणु हमारी त्वचा पर आएगा और त्वचा पर बेटे पसीना भी आता है। तो त्वचा की एक विशेष पीएच होती है बेटे, तो उस पीएच के प्रति जो रोगाणु हैं अपने आप को जो है उस पीएच के अनुसार नहीं ढल पाते। तो त्वचा की जो विशेष पीएच होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, यानी रोगाणु को जैसे त्वचा पर आएंगे तो ये रोगाणु यहीं पर ही नष्ट हो जाएंगे। तो पहला जो भौतिक अवरोध है ये अवरोध आपको याद करना है त्वचा है। अब त्वचा है तो बेटे याद कर लेना कि त्वचा शरीर का बाह्य और साथ में मुख्य अवरोध होता है। यह सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, क्योंकि त्वचा की जो अम्लीय पीएच है इस पीएच पर रोगाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा याद कर लेना कि शरीर का जो सबसे पहला भौतिक अवरोध बनता है तो यह अवरोध बेटे त्वचा बनती है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है और इसकी जो अम्लीय पीएच जो होगी लगभग 3 से 5, इस अम्लीय पीएच पर रोगाणु ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जो अगर बाय द वे देखिएगा बेटे जैसा आमाशय के अंदर भी होती है, शरीर में भी बेटे अम्लीय जो पीएच है ना वेजाइना में, आमाशय में, ये भी रोगाणुओं को रोकती है, लेकिन ये कार्यिकी अवरोध में चला जाएगा। भौतिक अवरोध में ये जो त्वचा है ये हमारे शरीर का सबसे बाहरी अवरोध है और बेटे मुख्य अवरोध है, क्योंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये ध्यान रखना। यानी त्वचा को आप क्या कह सकते हो बेटे, यानी इसे आप कह सकते हो फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी हमारे शरीर की पहली सुरक्षा पंक्ति बनाती है त्वचा। तो त्वचा बाह्य और मुख्य अवरोध है, याद रखना। और इसकी जो अम्लीय पीएच है, ये वर्ड याद करना बेटे, त्वचा की कौन सी पीएच, अम्लीय पीएच, जिसका मान है 3 से 5, और इस पीएच पर रोगाणु वृद्धि नहीं कर पाते। तो आप देख लें
कि त्वचा शरीर का बाह्य और मुख्य अवरोध है और यह सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से भी रोकती है और त्वचा की जो अम्लीय पीएच है ये बेटे रोगाणु की वृद्धि को रोकती है। तो भौतिक अवरोध में पहला अवरोध आपको याद हो गया त्वचा। दूसरा अवरोध होगा बेटे म्यूकोसा यानी श्लेष्मा। म्यूकोसा यानी श्लेष्मा। तो अब यहां पर आपको याद रखना है कि बेटे हमारे शरीर में कई ऐसी झिल्लियां होती है जैसे श्वसन उपकला है ना, और आंत है बेटे जहां पर उसको अपन आंतरीय उपकला कहेंगे, और जननीय भाग होता है जिसे जननीय उपकला कहेंगे। तो ये एक विशेष उपकला से आश्रित रहते हैं और ये श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं, और इस श्लेष्मा में बेटे क्या होता है, कई रोगाणु इसमें फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं या ट्रेप हो जाते हैं और इस तरह से वो रोगाणु मर जाते हैं। तो बेटे ये जो श्लेष्मीय आवरण होगा या जो श्लेष्मा होगा ये विशेष प्रकार की उपकलाओं में पाए जाते हैं, जैसे श्वसन उपकला है, आंत में पाए जाने वाले आंतरीय उपकला है, उसके अलावा जननीय उपकला है। तो ये जो उपकलाएं होती है ये श्लेष्मा के द्वारा रोगाणुओं को पकड़ लेती है और पकड़ करके उनको बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। जैसे बेटे मान लेते हैं हम सांस ले रहे हैं, अब सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस के साथ में कई सारे जीवाणु भी नासिका में आते हैं, लेकिन बेटे नासिका में पाई जाती है श्वसन उपकला और वह एक श्लेष्मा का सेक्रेशन करती रहती है। तो ये रोगाणु उस श्लेष्मा में चिपक जाएंगे और आगे हमारे फेफड़ों तक नहीं जा पाएंगे। उसी तरह से बेटे जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में भी कई सारे रोगाणु चले जाए बाय द वे अंदर, तो आंत की जो उपकला है वो इन रोगाणुओं को जकड़ लेती है और ये आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस तरह से बेटे ये श्लेष्मा दूसरा भौतिक अवरोध है। तो श्लेष्मा जो है ये उपकला आवरण जैसे कि श्वसन उपकला, आंतरीय उपकला और जननीय उपकला आदि रोगाणुओं को ट्रैप करने का कार्य करते हैं। तो ये याद रखना, ट्रैप का माने होता है बेटे पकड़ने का कार्य करते हैं। तो आपको कोई रटना नहीं है, यानी भौतिक अवरोध में मात्र दो अवरोध पढ़ना है बेटे, एक तो त्वचा पढ़नी है और एक श्लेष्मा पढ़ना है। अब कैसे याद हुआ कि जो त्वचा है ये तो बेटे शरीर का बाहरी आवरण है, तो सबसे पहले रोगाणु हमारी त्वचा पर आकर ही बैठेंगे, लेकिन त्वचा की पीएच कैसी है, अम्लीय पीएच है। तो इस अम्लीय पीएच पर क्या होगा कि बेटे रोगाणु ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ये यहां पर मर जाएंगे। दूसरा बेटे मैं बोल रहा हूं श्लेष्मा, तो श्लेष्मा एक लसलसा पदार्थ होता है, तो श्लेष्मा में अगर कोई जीवाणु आ जाएगा तो ये इसको चिपका लेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये श्लेष्मा कहां कहां पर मिलेगी आपको, श्वसन उपकला में मिलेगी, हमारे आंत की उपकला में मिलेगी और जननीय उपकला में भी मिलेगी। तो ये जो श्वसन उपकला है, जननीय उपकला है, यो आंतरीय उपकला है, ये बेटे श्लेष्मा के माध्यम से रोगाणुओं को ट्रैप कर लेती है, रोगाणुओं को पकड़ लेती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहला अवरोध कौन सा था बेटे, भौतिक अवरोध। तो भौतिक अवरोध के दो पार्ट होंगे, एक तो बेटे स्किन और एक याद रखना म्यूकोसा। आगे बढ़िएगा आप, तो भौतिक अवरोध के बाद में दूसरा अवरोध जो आता है बेटे ये आता है फिजियोलॉजिकल, यानी दूसरा अवरोध क्या है, फिजियोलॉजिकल, जिसको आप हिंदी में याद रखेंगे कार्यकीय अवरोध। यानी यहां पर कोई संरचना नहीं होगी बेटे, यहां पर एक तो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, दूसरा ये पीएच से रिलेटेड होगा और तीसरा बेटे स्त्रावण से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला कार्यकीय अवरोध है, यानी ये है बेटे फीवर यानी बुखार। अब आपको क्या बुखार से भी हमें प्रतिरक्षा मिलती है क्या, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि बेटे बुखार में क्या होगा कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा और जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो कई जीवाणु ऐसे होते हैं बेटे जो उस बढ़े हुए तापमान पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस तापमान के बढ़ते ही वो जीवाणु शरीर के जो हैं वह मर जाते हैं। तो याद रखना कभी कभी शरीर बिल्कुल तप जाता है ना बेटे, तो वो जो तापमान बढ़ता है ना हमारे शरीर का, उसमें कई सारे जीवाणु शरीर के मर जाते हैं। तो पहला जो अवरोध हमें मिला कार्यकीय अवरोध, वो किसकी वजह से मिला, बुखार की वजह से। और दूसरा है बेटे यहां पर यानी पीएच ऑफ बॉडी। पीएच ऑफ, पीएच तो जानते हो ना बेटे,
पीएच की 3 कैटेगरी होती है, अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच और उदासीन, है ना। जीरो मतलब जो है 0 से लेके 6.99 तक चलोगे तो ये अम्लीय पीएच है, 7 पर उदासीन पीएच है और 7.1 से 14 तक ये क्षारीय पीएच है। तो बेटे अम्लीय पीएच हमारे शरीर में होती है, वहां पर रोगाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने त्वचा में कहा आपसे कि त्वचा की जो अम्लीय पीएच है ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है, इतना आपको याद रखना है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अम्लीय पीएच होती है। और बेटे ऐसे स्थान कहां कहां मिलेंगे? एक तो आमाशय, याद रखना आमाशय बेटे आहार नाल का ऐसा भाग है जहां पर जो है सबसे कम पीएच पाई जाती है, यानी अम्लीय तो होती है, मात्र 1 से 1.5 पीएच होती है बेटे वहां की। वेजाइना भाग के अंदर भी पीएच अम्लीय होती है। तो शरीर के कुछ भागों की जो अम्लीय पीएच है, यह अम्लीय पीएच यहां पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो दूसरा अवरोध हो गया शरीर की पीएच। तो कहां कहां मिलेगी बेटे? यानी शरीर की अम्लीय पीएच जैसे एक तो आमाशय में मिलेगी और एक मिलेगी बेटे वेजाइना यानी योनि के अंदर। आमाशय के अंदर तो 1 से 1.5 के लगभग होती है और वेजाइना में बेटे 3 से 5 के लगभग पीएच होती है। तो ये जो अम्लीय पीएच है ये यहां पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर शरीर की जो अम्लीय पीएच है, जैसे आमाशय में, जैसे वेजाइना में, कहां पर बच्चों? आमाशय में और वेजाइना आदि में ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो यहां भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है बेटे कि अपन पढ़ रहे हैं कौन सी प्रतिरक्षा? अर्जित वो जन्मजात प्रतिरक्षा। तो जन्मजात प्रतिरक्षा में ये अवरोध पढ़ रहे हैं। तो अवरोध में अपन ने पहला कौन सा पढ़ा? भौतिक अवरोध। तो भौतिक अवरोध में बेटे एक तो त्वचा आपको याद रखना है और एक श्लेष्मा याद रखना है। दूसरा अवरोध आपके सामने है कायरिकी अवरोध। तो कायरिकी अवरोध में बेटे 3 याद करना है। पहला तो बुखार, है ना। अब बुखार में क्या होगा? शरीर का तापमान बढ़ेगा और शरीर का तापमान बढ़ेगा बेटे तो इस बढ़े हुए तापमान में कई सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पीएच ऑफ बॉडी यानी शरीर की पीएच। तो बेटे शरीर की क्षारीय पीएच नहीं, शरीर की अम्लीय पीएच जो होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। अब बात यह आएगी कि शरीर में अम्लीय पीएच कहां पर होगी? तो एक तो आमाशय में मिलेगी और एक महिलाओं के अंदर बेटे ये वेजाइना में मिलेगी। तो यहां पर ये रोगाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। दूसरा बेटे यहां पर तीसरा पार्ट आता है, ये तीसरा तो ये है यहां पर सेक्रेशन यानी जिसको आप कह सकते हो स्त्रावण। स्त्रावण यानी हमारे शरीर में कई स्त्रावी पदार्थ ऐसे होते हैं बेटे जिनके अंदर एक विशेष एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। तो बेटे कहां कहां मिलेगा? लार के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, आंसुओं के अंदर ये एंजाइम आपको देखने को मिलेगा और इस एंजाइम के कारण ये जो स्त्रावी पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं बेटे? रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं शरीर के कुछ स्त्रावी पदार्थ जैसे कि लार यानी बेटे सलाइवा और आंसू यानी टीयर। तो बेटे आदि में लाइसोजाइम, ये वर्ड याद करना बेटे, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये तो बेटे आपने याद कर ही रखा होगा कि हमारी लार में और हमारे आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। तभी तो कहते हैं ना कि कभी कभी रोना भी आंखों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बशर्ते दहाड़े मार मार के ना रोया जाए, है ना। बहुत से क्या करते हैं कि जो है मतलब आवाज ज्यादा निकलते हैं, आंसू कम निकलते हैं, और बहुत से बेचारे फूट फूट के रोते हैं, है ना, तो आंसू ज्यादा निकलते हैं और उधर आवाज उनकी कम आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आंसुओं के अंदर ये जो एंजाइम होता है ना, जब आंसू आते हैं तो ये कोर्निया पर फैल जाते हैं और वहां पर ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम होता है। दूसरा याद करना बेटे, सलाइवा के अंदर जैसे भोजन जब अपन ग्रहण करते हैं ना तो सबसे पहले भोजन कहां आता है? मुख गुहा में आता है और मुख गुहा में ही लार का स्त्रावण होता है। तो लार के अंदर बेटे ये लाइसोजाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम जो है रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो बेटे याद करो
कायरिकी अवरोध। तो कायरिकी अवरोध में आपको कितने अवरोध याद करना है? 3। सबसे पहले याद करना है बुखार, दूसरा याद करना है शरीर की पीएच, और तीसरा याद करना है बेटे स्त्रावण। बुखार में कैसे याद करना है कि बुखार में शरीर का तापमान बढ़ता है और शरीर के तापमान के बढ़ने से कई सारे रोगाणु इस बढ़े हुए तापमान को सहन नहीं कर पाते और वह नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पीएच, तो बेटे शरीर की कुछ जगह पर अम्लीय पीएच होती है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो ये एक तो आमाशय में मिलेगी और एक वेजाइना के अंदर मिलेगी। तीसरा है बेटे स्त्रावण, तो शरीर के कुछ ऐसे स्त्रावी पदार्थ होते हैं जिनमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है बेटे ये जीवाणु नाशक होता है, जिसे बैक्टीरिसाइडल एंजाइम भी कहते हैं या इसे जीवाणु नाशक एंजाइम भी कहते हैं। तो ये बेटे एक तो आंसुओं के अंदर पाया जाता है और दूसरा कहां पाया जाता है? ये लार के अंदर भी पाया जाता है। तो दूसरा अवरोध भी हमारा पूरा हो गया। यानी कौन सा अवरोध था बेटे? यानी कायरिकी अवरोध। अगले अवरोध की ओर चलते हैं। तो तीसरा अवरोध जो आता है बेटे ये कोशिकीय अवरोध आता है, यानी कोशिकीय अवरोध। तो मैंने आपको 4 अवरोध बता रखे हैं ना। पहला अवरोध कौन सा है बेटे? भौतिक अवरोध। दूसरा अवरोध कौन सा है? कायरिकी अवरोध। और तीसरा अवरोध है यानी कोशिकीय अवरोध। तो बेटे ये तो आप भी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं का भक्षण करती है, तो उन कोशिकाओं को फेगोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। समझना बेटे, यानी कोशिकीय अवरोध का मतलब यह है कि यहां पर रोगाणुओं को कोशिका के द्वारा नष्ट किया जाएगा। तो जो कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उन्हें अपन फेगोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। तो बेटे रक्त में जो मुख्य फेगोसाइट कोशिकाएं होती है वह एक तो लिम्फोसाइट होती है और एक मोनोसाइट होती है, या न्यूट्रोफिल्स भी आप इसको कह सकते हो बेटे। एक तो न्यूट्रोफिल्स भी होती है और एक मोनोसाइट होती है। और टिश्यू के अंदर, उत्तक के अंदर जो बेटे पाए जाते हैं उन्हें मैक्रोफेजेज कहते हैं। तो एक तो न्यूट्रोफिल्स है और एक मोनोसाइट है। ये तो मोनोसाइट तो बेटे इतनी खतरनाक फेगोसाइट कोशिका है, अगर कोई रोगाणु उसको नजर आ गया ना तो उसका एनकाउंटर करके ही दम लेती है, चाहे उसे रुधिर वाहिनियों की बाहरी सतह पर भी आना पड़े। तभी तो इसको हमारे रक्त का बड़ा पुलिसकर्मी कहा जाता है, मैक्रो पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखना। और ध्यान रखिएगा बेटे, हमारे ये तो रक्त में होती है और उत्तकों के अंदर जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो वहां पाई जाती है मैक्रोफेजेज कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं भी बेटे क्या करती है? फेगोसाइट का कार्य करती है या रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। ओके, तो यहां आप देखिएगा कि कोशिकीय अवरोध में पहला अवरोध है यह अवरोध भक्षक कोशिकाओं, यानी बेटे इंग्लिश में क्या याद करेंगे? फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। देखो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोशिकीय अवरोध। तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर रोगाणुओं को कहां नष्ट किया जाएगा? कोशिका में नष्ट किया जाएगा, तो इसे आप कहेंगे कोशिकीय अवरोध। तो जो कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है उन्हें अपन भक्षक कोशिकाएं या फेगोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप चलो बेटे कि फेगोसाइट कोशिकाएं जो है, फेगोसाइट सेल, ये लाइटिक एंजाइम द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करती है और यह क्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस। ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं बेटे, अगर कोई कोशिका किसी रोगाणुओं को भक्षण क्रिया के माध्यम से नष्ट करती है तो उस क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो याद रखना कि ये जो जितनी भी भक्षक कोशिकाएं हैं ये जीवाणुओं को घोलने वाले या जीवाणुओं को नष्ट करने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। तो पहले तो उस एंजाइम का नाम याद करना बेटे, उस एंजाइम को कहते हैं लाइटिक एंजाइम। यहां तक क्लियर? उसके बाद में देखो कि ब्लड में एक तो बेटे न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट मुख्य फेगोसाइट कोशिकाएं होती है। यानी कौन कौन सी बताया बेटे मैंने? एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल को माइक्रोपुलिसमैन ऑफ द ब्लड कहा जाता है और मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन ऑफ द ब्लड कहा जाता है। यहां मैं आपको बता दूं बेटे कि यहां पर तो देखिएगा कि यहां हमारे पास में ये तो है न्यूट्रोफिल, ये यहां पर ये न्यूट्रोफिल है।
तो न्यूट्रोफिल के अंदर ये जो बेटे न्यूक्लियस है ना, यहां पर ये न्यूक्लियस है 2 to 5 लोब, 2 to 5 लोब। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है ये 2 से 5 पिंडों से मिलकर बना होता है। और जो बेटे यहां पर मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट, उसका न्यूक्लियस छोटा होता है और साथ में किडनी शेप होता है, ये याद रखना। तो ये तो है बेटे न्यूट्रोफिल, ये तो न्यूट्रोफिल है, और ये मैं आपको बता रहा हूं ये है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है ये बेटे एक तो छोटा होता है, स्मॉल होता है, और कैसा होता है, किडनी शेप होता है, किडनी शेप। तो ये यहां पर आपको PMNL जो है वो याद करना है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूं बेटे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक बार और देखें कि यहां पर कोशिकीय अवरोध में कौन कौन सी कोशिकाएं काम आ रही है। तो बेटे एक तो कौन सी कोशिका हो गई, 3rd नंबर पर न्यूट्रोफिल, और एक मोनोसाइट, ये मुख्य फेगोसाइट कोशिकाएं होती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे सक्रिय फेगोसाइट कोशिका होती है, इसे PMNL रटना मत बेटे, यानी P का माने पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, यानी सीधा सा मतलब है कि बेटे ये जो न्यूट्रोफिल में आपको बता रहा हूं ना, इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों से मिलकर बना होता है। तो ऐसी WBC, देखो बच्चों, WBC जो है वो 2 तरह की होती है, कणिका में, अकणिका में। कणिका में के अंदर 3 तरह की WBC आती है, एक तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल। ये तीनों WBC का केंद्रक तो एक ही होता है, लेकिन बेटे पिंडों में बटा होता है, किसी का 2 से 5 पिंड, किसी का 2 से 3 पिंड, किसी का 2 पिंड। तो अगर केंद्रक पिंडों में बटा होता है तो ऐसी WBC को पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर कहते हैं, और WBC का नाम क्या है बेटे, ल्यूकोसाइट। तो ये जो न्यूट्रोफिल है ना, उसका केंद्रक देखो आप 2 से 5 पिंडों में बटा हुआ है, तो फिर इसको कह दोगे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो बेटे रटना मत, P का माने पॉली, M का माने मॉर्फिक, N का माने न्यूक्लियस, और L का माने ल्यूकोसाइट। तो रक्त के अंदर 2 तरह की आपको भक्षक कोशिकाएं मिलेगी, एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल भी मुख्य होते बेटे, जिसको PMNL कहते हैं। ऊतकों में मैक्रोफेजेस भक्षक कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना बेटे, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये कहां मिलेगी, तो ये तो पाए जाते हैं बेटे ब्लड में, ये तो पाई जाती है रक्त में। और ये जो मैक्रोफेजेस कोशिका है ये कहां पाई जाएगी बेटे, ऊतकों में। तो ये आप देख लें, यानी हमारा तीसरा अवरोध है कोशिकीय अवरोध। तो बेटे कोशिकीय अवरोध में आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो कोशिकीय अवरोध है, तो रोगाणुओं को किसी भक्षक कोशिका के अंदर नष्ट किया जाएगा। तो भक्षक कोशिकाएं ये रक्त में तो बेटे 2 तरह की होगी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, और ऊतकों के अंदर ये होगी मैक्रोफेजेस कोशिकाएं। यहां तक क्लियर। आगे अपन बढ़े बेटे, तो अगला जो अवरोध आएगा, 4थे नंबर का जो अवरोध है, यह अवरोध है साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन, अब देखो बेटे ये क्या है साइटोकाइनिन। तो कभी कभी कुछ कोशिकाएं ऐसे पदार्थ का स्त्रावण करती है जो पदार्थ दूसरी बार आने वाले रोगाणुओं के संक्रमण को रोक देता है। तो ऐसे पदार्थ का आप नाम याद करने वाले हैं, और उस पदार्थ का नाम है इंटरफेरोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यानी उस पदार्थ का नाम क्या है, इंटरफेरोन। अब ये बनता कहां पर है, तो जब एक बार किसी कोशिका पर वायरस का संक्रमण हो जाता है, तो बेटे वहां पर ये इंटरफेरोन बन जाता है और दोबारा वायरस के संक्रमण को ये रोक देता है। तो इंटरफेरोन को एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं और एंटी कैंसर भी इसको कहा जाता है। तो अब आप यहां पर समझ लीजिएगा कि यह अवरोध कैंसर युक्त कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। तो एक तो ये ध्यान रख लेना बेटे, कहां पर उत्पन्न होता है, कैंसर युक्त कोशिकाओं में यह अवरोध उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर। दूसरा नंबर है
कैंसर युक्त कोशिकाओं में एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटे। यानी कैंसर युक्त कोशिकाओं में एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरोन का स्त्रावण होता है। तो बेटे ये ध्यान रखना कि जहां पर ये जो प्रतिरक्षा है ना साइटोकाइनिन, ये कहां मिलती है, ये कैंसर वाली कोशिकाओं में मिलती है। और कैंसर वाली कोशिकाओं में एक एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण होता है, उस प्रोटीन का नाम आपको याद करना है, तो वह प्रोटीन है बच्चों इंटरफेरोन। अब देखो ये क्या करती है, क्या कहा था मैंने कि ये जो इंटरफेरोन है ये दोबारा वायरस के संक्रमण को रोकेगी और साथ में कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से या संक्रमित होने से बचाएगी। तो देखो बच्चों कि यहां पर क्या है, यह इंटरफेरोन कैंसर रहित कोशिकाओं को दोबारा, ये वर्ड याद करना बेटे, दोबारा वायरस संक्रमण से बचाता है। यानी ये जो इंटरफेरोन है ये बेटे ऐसी प्रोटीन है जो कि कैंसर रहित कोशिकाओं पर अब दोबारा कैंसर के आक्रमण को नहीं होने देती। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है या एंटी कैंसर प्रोटीन भी इसको माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लिख लेना बेटे, यानी यहां आप लिख लीजिएगा कि इंटरफेरोन इक्वल टू क्या है बेटे, एंटीवायरल या एंटी कैंसर प्रोटीन, एंटी कैंसर प्रोटीन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इसे एंटीवायरल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वायरस के कैंसर को कैंसर का जो वायरस होता है ना बेटे उसके संक्रमण को ये नहीं होने देती। तो क्या याद हुआ आपको कि इंटरफेरोन जो होता है ये कैंसर रहित कोशिकाओं को दोबारा वायरस के संक्रमण से बचाता है। इंटरफेरोन कोशिका में वायरस के गुणन को रोकता है बेटे, ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, तथा इंटरफेरोन एक जातीय विशिष्ट होता है। यानी इंटरफेरोन ये है भाई, वायरस करता क्या है बेटे, वायरस अगर शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव होता है और शरीर के अंदर अगर चला जाता है तो सजीव होता है। और सजीवता का इसका सबसे मेन रीजन है कि ये बॉडी के अंदर जाकर और ये मल्टीप्लिकेशन करता है, ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इंटरफेरोन क्या करता है कि ये वायरस के गुणन को या इसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, ताकि जब ये गुणन ही नहीं करेगा तो फिर बेटे ये उस कोशिका को संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा याद रखना है बेटे। ये हमने अभी पढ़ी जन्मजात प्रतिरक्षा, और जन्मजात प्रतिरक्षा में कैसे उत्पन्न हुई बेटे, अवरोध के कारण उत्पन्न हुई। और ये अवरोध अपन ने 4 तरह के पढ़े, पहला भौतिक अवरोध, दूसरा जो है बेटे हमारे पास में आया कार्यिक अवरोध, तीसरा आया बेटे हमारे पास में कोशिकीय अवरोध, और चौथा आया हमारे पास में साइटोकाइनिन। बेटे याद कर लीजिएगा कि भौतिक अवरोध जो है ये हमें किससे मिलेगा, त्वचा से और श्लेष्मा से। बेटे कार्यिक अवरोध हमें किससे मिलेगा, बुखार और शरीर की पीएच और स्त्रावण से। कोशिकीय अवरोध किससे मिलेगा, तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज कोशिकाओं से। और साइटोकाइनिन अवरोध किससे मिलेगा, तो बेटे याद रखना इंटरफेरोन से। ये बेटे मैंने यहां पर बता रखा है कि हमारे शरीर में फर्स्ट लाइन सुरक्षा तो ये त्वचा से मिलेगी, श्लेष्मा से मिलेगी, है ना। सेकंड लाइन सुरक्षा हमें फेगोसाइट कोशिकाओं से मिलेगी, और थर्ड लाइन जो सुरक्षा होगी ये हमें इम्यूनिटी सिस्टम यानी वैक्सीनेशन से मिलेगी। तो हमारे शरीर में 3 पंक्तियां होती है। अगर इन 3 पंक्तियों को पार करके फिर कोई रोगाणु हमारी बॉडी में आता है तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बेटे ध्यान रखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोगाणु को भी हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए, कि पहले तो उसको फर्स्ट लाइन सुरक्षा को पार करना पड़ता है, फिर सेकंड लाइन सुरक्षा, फिर थर्ड लाइन सुरक्षा। तो पहली लाइन सुरक्षा हमें त्वचा से मिलेगी, सेकंड लाइन सुरक्षा हमें फेगोसाइट कोशिकाओं से मिलेगी। कैसे कि सबसे पहले रोगाणु आया, हमारी त्वचा पर आ गया या जो है कहीं मुख गुहा वगैरह में चला गया, यहां पर बेटे त्वचा इसे नष्ट कर देगी। लेकिन अगर यहां से बचता बचाता अगर रोगाणु बॉडी के अंदर आ जाता है तो बेटे यहां पर हमारे शरीर की फेगोसाइट कोशिकाएं, जिसमें WBC हो सकती है, मैक्रोफेजेस हो सकती है,
इन जो है ये कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। उसके बावजूद भी अगर रोगाणु बच जाता है तो बेटे फिर हम पहले से टीका लगाए हुए रहते हैं, तो वो टीके की मेमोरी सेल उन रोगाणुओं को ढूंढ करके मार देती है। इस तरह से हमारे शरीर 3 सुरक्षा से रोगाणुओं से जो है बचता है। तो ये तो टॉपिक था बेटे हमारा जन्मजात। अगली प्रतिरक्षा पर आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरी प्रतिरक्षा जो आएगी बेटे ये आएगी अर्जित प्रतिरक्षा। यानी ये प्रतिरक्षा जो रहेगी बेटे ये रहेगी अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित या एडाप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक का माने क्या होगा बेटे? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो पहले आप तो बस इस पॉइंट पर फोकस करो बेटे, अर्जित। तो देखो मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि अर्जित प्रतिरक्षा ये बेटे जन्म के बाद उत्पन्न होगी, इसे एडाप्ट किया जाएगा, इसे ग्रहण किया जाएगा, ये जन्मजात नहीं होगी। और ये रोगाणु विशेष के प्रति उत्पन्न की जाएगी बेटे। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा है? विशिष्ट प्रतिरक्षा भी है। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है? ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडी। एक तो ध्यान रखना बेटे, इसका पहला पॉइंट तो ये याद करना बेटे, ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। क्लियर? और दूसरा पॉइंट याद रखना बेटे, ये रोगाणुओं के प्रति क्या होती है? विशिष्ट होती है। और ये केवल कशेरुकी जंतुओं में देखने को मिलती है। कशेरुकी जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है बेटे। तो क्या क्या याद करना है अर्जित प्रतिरक्षा में? कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है, यह प्रतिरक्षा रोगाणुओं के प्रति विशिष्ट होती है, और यह कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह प्रतिरक्षा आपको किससे मिलेगी? यह मिलेगी बेटे एंटीबॉडी से। तो याद है ना आपको कि जन्मजात प्रतिरक्षा ये तो बेटे अवरोध के कारण उत्पन्न होती है, और अर्जित प्रतिरक्षा ये किससे उत्पन्न होती है? एंटीबॉडी से उत्पन्न होती है। तो ये आप न्याय याद कर सकते हैं कि एक तरफ तो बेटे यहां पर ये जन्मजात है और एक तरफ यहां पर ये अर्जित प्रतिरक्षा है। अर्जित। अब मुझे बता दो कि इसमें आपको क्या क्या याद हुआ। तो पहला पॉइंट तो याद करना बेटे, जन्म से उत्पन्न। जन्म से उत्पन्न तो ये याद होगा। इसमें आप क्या रहोगे? जन्म के बाद उत्पन्न। जन्म के बाद उत्पन्न, तो ये याद रखना बेटा, ये तो जन्म से उत्पन्न, ये जन्म के बाद उत्पन्न। पहला अंतर तो आपको ये याद हो गया। दूसरा याद रखना बेटे, ये कैसी होती है? अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट। ये और ये प्रतिरक्षा कैसी होगी? तो याद रखना ये होगी विशिष्ट। क्लियर? तीसरे नंबर पर याद रखना बेटे, ये आनुवांशिक होती है। ये आनुवांशिक होती है, लेकिन ये प्रतिरक्षा आनुवांशिक नहीं होगी। आनुवांशिक नहीं, ऐसा नहीं है बेटे कि मान लेते हैं बीसीजी का टीका मैंने लगाया तो वह मेरी संतानों में भी चलता रहेगा, है ना? ऐसा नहीं है। देखे तो ये तो आनुवांशिक होती है और ये आनुवांशिक नहीं होती। चौथे नंबर पर याद रखना बेटे, यह अवरोध से उत्पन्न होती है। अवरोध से उत्पन्न, ये याद रखना, ये प्रतिरक्षा अवरोध से उत्पन्न होगी और ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होगी। एंटीबॉडी द्वारा। तो ये ध्यान रखना बेटे, एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न। तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। तो यहां तक क्लियर? अब बेटे अपन क्या पढ़ रहे हैं? अर्जित प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं। तो अर्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होगी, याद कर लेना। उसके बाद में बेटे विशिष्ट होगी, आनुवांशिक नहीं होगी और एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होगी। लेकिन बेटे ये जो एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होगी, तो बेटे ये एंटीबॉडी के उत्पन्न होने के आधार पर ये दो प्रकार की होगी। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में याद कर लेना, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर के भीतर ही बनेंगे और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बेटे एंटीबॉडी शरीर के बाहर से लिए जाएंगे। अब ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये भी दो तरह की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। बेटे प्राकृतिक में प्राकृतिक संक्रमण होगा और उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा होगी तो वो प्राकृतिक होगी। कृत्रिम में क्या होगा बेटे? यानी कृत्रिम तरीके से
या टीकाकरण के माध्यम से रोगाणु को शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा और उनके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा बनेगी फिर वो होगी कृत्रिम। अब आ जाओ निष्क्रिय पर। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होगी, यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा। अब ये भी दो तरह की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। बेटे प्राकृतिक में यह होगा कि प्राकृतिक तरीके से माता के शरीर से एंटीबॉडी बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और कृत्रिम में क्या होगा कि लेबोरेटरी में बनाई गई एंटीबॉडी, जैसे सांप के मतलब जहर के विरुद्ध एंटीवीनम या टीटेनस के विरुद्ध एंटी टीटेनस सीरम, इनको सीधे व्यक्ति के अंदर लगाया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं। तो बेटे यहां पर अपन पढ़ेंगे यानी यूनिक फीचर ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी अर्जित प्रतिरक्षा की कुछ यूनिक फीचर भी है। तो यूनिक फीचर के अंदर बेटे पहला फीचर है यानी यहां पर विशिष्टता। तो ये तो आप सब जानते हैं बेटे कि जो प्रतिरक्षा होती है वह किसी एंटीजन विशेष के प्रति विशिष्ट होती है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि अर्जित प्रतिरक्षा का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी है। तो विशिष्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी एंटीजन विशेष के प्रति विशिष्ट होगी। तो इतना याद करना बेटे। तो इस आधार पर इसका पहला गुण तो क्या है? विशेषता। दूसरा गुण बेटे इसका है यानी विविधता, डायवर्सिटी। तो यह प्रतिरक्षा विभिन्न रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता भी रखती है। तो बेटे इसमें विविधता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जीवाणु के प्रति विशिष्ट हो। इसमें अगर बॉडी में अलग अलग बीमारी का जीवाणु आ जाता है, जैसे टीका तो एक तो नहीं लगाते ना बेटे, अपन कई सारे टीके लगाते हैं, अलग अलग बीमारी के टीके लगाते हैं। कोई बीसीजी का भी लगता है, डीपीटी का भी लगता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन भी लगता है, टिटेनस का भी लगता है, कई सारे टीके। इन टीकों में अलग अलग बीमारियों के जीवाणु होते हैं। तो बेटे हमारी प्रतिरक्षा में एक ऐसी क्षमता होती है जो ये अलग अलग रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता भी रखती है। तो इसमें विविधता भी पाई जाती है। और तीसरा याद रखना बेटे, यहां पर है मेमोरी, क्योंकि बेटे जो टीके होते हैं ना ये मेमोरी के आधार पर ही होते हैं। ये याद रखना, ये मेमोरी के आधार पर ही होते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई रोगाणु जाएगा, पहली बार कोई रोगाणु जाएगा, तो हमारा शरीर बेटे उससे धीमी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसको बोलेंगे प्राथमिक इम्यूनी रेस्पॉन्स कहते हैं, है ना, यानी प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। लेकिन बेटे इसी बीमारी का जीवाणु अगर दूसरी बार फिर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, यानी दूसरी बार जाएगा, तो अब उसके विरुद्ध पहले क्या बन चुकी होगी? एंटीबॉडी। तो अब बेटे ये उससे तीव्र प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा हमारा शरीर। तो इसको आप कहोगे सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। तो बेटे प्रतिरक्षा में दो तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, प्राइमरी प्रतिरक्षा रेस्पॉन्स और एक द्वितीय प्रतिरक्षा रेस्पॉन्स। प्राइमरी प्रतिरक्षा जो रेस्पॉन्स होगा वो पहले संक्रमण के दौरान होगा और धीमा होगा, याद रखना। लेकिन जो द्वितीय रेस्पॉन्स होगा वो बेटे दूसरी बार जब उसी जीवाणु बॉडी में आएगा तो बेटे उसके प्रति हमारा शरीर ज्यादा अनुक्रिया दर्शाएगा और उसको द्वितीय रेस्पॉन्स कहा जाएगा। तो यहां पर देखो कि यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रथम, यह वर्ड याद करना बेटे, प्रथम प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को पहचान कर उनके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और इसे कहा जाता है प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स, यानी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो बेटे सीधी सी बात है कि जब कोई बीमारी का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारा शरीर बेटे उसे पहचान करके और उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। तो पहली बार प्रवेश करने वाले रोगाणु के विरुद्ध शरीर के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया, इस अनुक्रिया को कहा जाता है प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स, यानी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब बेटे पहले अनुक्रिया तो कर ली, ये थोड़ी धीमी होगी, लेकिन अब इस रोगाणु के विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। जब ये जैसे वैक्सीनेशन में ये तो होता है बेटे कि वैक्सीनेशन में पहले अंदर आया तो प्राइमरी रेस्पॉन्स के दौरान उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गई, लेकिन अब दूसरी बार वही रोगाणु अगर बॉडी के अंदर आता है जिसके विरुद्ध प्राइमरी रेस्पॉन्स से क्या बन चुकी थी? एंटीबॉडी। तो बेटे अब उसको अधिक तीव्रता से उस रोगाणु को नष्ट
बर्स्ट किया जाएगा, यानी अब ये होगा सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। तो आप देख लीजिएगा बेटे कि मेमोरी यानी रोगाणु को पहचानने की क्षमता होती है इसके अंदर। तो पहला इसका गुण है वह तो है बेटे विशिष्टता, दूसरा गुण है वह है विविधता, और तीसरा गुण है मेमोरी। मेमोरी का माने होता है रोगाणु विशेष को पहचान करके उसके प्रति की जाने वाली अनुक्रिया। तो ये जो रोगाणु विशेष को पहचान करके उसके विरुद्ध जो अनुक्रिया की जाएगी ना, ये दो प्रकार की होगी, प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और बेटे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब ये दोनों में क्या अंतर है कि जब पहली बार कोई रोगाणु बॉडी के अंदर आएगा बेटे, तो उसे पहचान करके हमारा शरीर उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएगा। तो पहली बार आए हुए जीवाणु के विरुद्ध दर्शाई जाने वाली जो प्रतिक्रिया है उसे प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स कहेंगे। अब बेटे इस रेस्पॉन्स के दौरान इस जीवाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगी। अब फ्यूचर में कभी यही रोगाणु ध्यान रखना बेटे, अगर बॉडी के अंदर आता है तो हमारा शरीर इसके प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा, क्योंकि पहले भी आ चुका था ना और इसके विरुद्ध क्या बन चुकी थी, एंटीबॉडी। तो बेटे दूसरी बार जब यही वापस आता है तो हमारा शरीर इसके प्रति तीव्र प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है और फिर इसे कहा जाएगा सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। तो आप देख लीजिएगा कि प्रथम प्रवेश करने वाले रोगाणु को पहचान कर उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, इसे प्राथमिक इम्यूनी रेस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन ये कैसे होते बेटे, धीमी होती है, ये ज्यादा फास्ट नहीं होती। लेकिन देखो जब समान रोगाणु दूसरी बार, समान का माने बेटे ये वर्ड याद करना, समान का माने जो पहले आया था, जो पहली बार आएगा ना रोगाणु उसको प्रथम मानेंगे, और वही रोगाणु उसी स्पीसीज का रोगाणु अगर दोबारा आता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस का आया, पहली बार आया बेटे तो उसको प्राथमिक इम्यूनी रेस्पॉन्स का, वही ट्यूबरकुलोसिस का अगर दूसरी बार आएगा, देखो बेटे ट्यूबरकुलोसिस का पहली बार आया और अगर मान लो टिटेनस का अब आता है तो अपन इसको दूसरी बार नहीं मानेंगे। सेम जीवाणु, उसी जाति का जीवाणु अगर दूसरी बार आएगा तब जाकर वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स दर्शाएगा, ध्यान रखना। तो समान रोगाणु दूसरी बार जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसे पहचान कर उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तुरंत प्रतिक्रिया, जल्दी देर नहीं लगाएगा बेटे। तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स, और यह तीव्र होता है बेटे, यह तीव्र होता है, यह जल्दी होता है, यह फास्ट होता है, ध्यान रखना, इसमें जो है समय नहीं लगता है। तो ये दो तरह के रेस्पॉन्स थे बेटे, प्राथमिक इम्यूनी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। प्राथमिक प्रतिरक्षा जो रेस्पॉन्स है वह पहले संक्रमण के दौरान उत्पन्न होता है और धीमा होता है, लेकिन वही जीवाणु, उसी जाति का जीवाणु अगर बॉडी के अंदर आता है या उसी रोग का जीवाणु अगर बॉडी के अंदर आता है तो हमारा शरीर अब उसके विरुद्ध तीव्रता से जो है बेटे प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा, इसे आप कहेंगे यानी सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। और इन दोनों रेस्पॉन्स में बेटे एक तो बी लिम्फोसाइट, ये याद रखना, और एक टी लिम्फोसाइट जो है सहायक होती है। तो इस तरह से ये तो इसके मेन बेसिक फीचर थे। और अब अपन आते हैं बेटे यहां पर यानी टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटे मैंने आपसे कहा था कि मुख्य रूप से जो ये अर्जित प्रतिरक्षा है इसके दो प्रकार हैं, यानी एक तो बेटे ये एक्टिव प्रतिरक्षा है जिसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, और दूसरा है यानी निष्क्रिय। ये दोनों को एक बार और बता देता हूं बेटे, यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न, एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न, ये याद करना। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाता है, एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बेटे जो एक्टिव है उसमें एंटीबॉडी शरीर में ही उत्पन्न होगी, और जो निष्क्रिय है उसे एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाएगा। कुछ डिफरेंट है बेटे जो आपको देखना है कि पहला अंतर तो ये है नंबर 1 कि यहां पर एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न प्रतिरक्षा, यानी बेटे क्या होगा कि जैसे कोई एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा
कोई रोगाणु बॉडी के अंदर जाएगा तभी वहां पर एंटीबॉडी उत्पन्न होगी। तो ये तो एंटीजन के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बेटे मैंने क्या कहा कि एंटीबॉडी इसमें रेडीमेड ली जाएगी। तो बेटे ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें जब चाहे वह प्राकृतिक रूप से एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए या निष्क्रिय रूप से वो हमारी बॉडी के अंदर जाए, तो एंटीजन के बॉडी के अंदर जाने पर ही प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी, ये याद रखना। और बेटे इसके अंदर शरीर में प्रतिरक्षा के प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये याद रखना। दूसरा आप देख लीजिएगा बेटे, यानी नंबर 2, ये लंबी अवधि की प्रतिरक्षा है और यह अल्प अवधि की प्रतिरक्षा है। यानी बेटे ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है, जबकि ये कुछ समय तक, जैसे बच्चा है या भ्रूण है, वहीं तक ये सीमित होती है। दूसरा याद करा बेटे, तीसरा इसमें कि ये एंटीबॉडी शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, ये याद रखना, जबकि एंटीबॉडी बाहर से लिए जाते हैं, यानी बेटे ये रेडीमेड होती है। सर यहां पर इसमें छोटा आपको याद रखना है, शरीर प्रतिरक्षा एंटीजन के प्रति सक्रिय, जबकि यहां पर जो प्रतिरक्षा है वह एंटीजन के प्रति सक्रिय नहीं, क्योंकि अपन शुरू में पहले पॉइंट पे लिख चुके हैं कि ये तो एंटीजन के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होगी, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसमें कोई एंटीजन प्रवेश नहीं करेगा। तो जब एंटीजन प्रवेश ही नहीं करेगा तो ये एंटीजन के प्रति सक्रिय नहीं होगी और ये एंटीजन के प्रति सक्रिय होगी। एंटीबॉडी बेटे इसकी जो होगी वह मेमोरेबल होगी, यानी एंटीबॉडी में रोगाणु विशेष को पहचानने की क्षमता मौजूद होगी, जबकि इसमें बेटे एंटीबॉडी को मेमोरेबल नहीं होगी, रोगाणु विशेष को पहचानने की क्षमता नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल में बेटे एक तो वैक्सीनेशन है और एक रोगों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण है। तो अब देखो बेटे, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी क्या होगा कि जो है रोग के जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर डाले जाएंगे, तो उनके विरुद्ध भी एंटीबॉडी बनेगी, या हमें कोई नेचुरल तरीके से किसी रोगाणु का संक्रमण हो जाता है तो उसके विरुद्ध भी क्या होगी बेटे, एंटीबॉडी बनेगी। तो इसे तो आप क्या कहोगे, इसे तो कहोगे कृत्रिम। ये तो बेटे किसका उदाहरण हो जाएगा, यानी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, और ये यहां पर उदाहरण हो जाएगा आपके पास में यानी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। अगर रोगों के द्वारा अपने आप ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, ये तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा होगी। और बेटे टीकाकरण के दौरान अगर शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो ये कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होगी। इसमें देखो बेटे, यहां पर प्लेसेंटा और कोलोस्ट्रम मिल्क द्वारा माता से शिशु में जाने वाली प्रतिरक्षा, तो ये प्रतिरक्षा तो कौन सी होगी, ये प्रतिरक्षा होगी बेटे प्राकृतिक प्रतिरक्षा। और अगर ये यहां पर एटीएस है तो बेटे ये होगी यहां पर कृत्रिम प्रतिरक्षा। तो यहां पर इसके भी दो पार्ट में बताऊंगा आपको कि माता के शरीर से एक तो प्लेसेंटा के द्वारा और एक कोलोस्ट्रम दूध के द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली जो प्रतिरक्षा है ये बेटे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। और अगर एंटी टेटेनस सीरम या बेटे एंटी वीनम अगर ये शरीर को दिया जाता है तो ये कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। तो आइए अपन इसके पार्ट भी अपन देखते हैं। तो यहां पर बेटे देखो एक्टिव प्रतिरक्षा, तो सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि पैथोजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं के शरीर द्वारा होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा में आप क्या समझोगे कि एंटीबॉडी का जो निर्माण होगा वह स्वयं के शरीर में होगा। अब देखो बेटे ये वर्ड याद कर लेना कि एंटीबॉडी का निर्माण किस में होगा, स्वयं के शरीर में होगा। अब बेटे ये दो तरह से होगा, एक तो नेचुरल तरीके से कोई बीमार पड़ जाएगा और एक जो होगा बेटे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो देखो अगर कोई प्राकृतिक तरीके से अगर शरीर में कोई रोगाणु आता है तो उसके विरुद्ध जो शरीर में एंटीबॉडी बनेगी तो इसे कहोगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और इसका उदाहरण है बेटे प्राकृतिक संक्रमण। और एक बेटे मानव के द्वारा रोगाणु को बॉडी के अंदर डाला जाएगा, जैसे कि वैक्सीनेशन में यही तो होता है बेटे। वैक्सीन क्या होते हैं, ये जो वैक्सीन होते हैं मृत रोगाणुओं का घोल होता है बेटे। तो अगर वैक्सीनेशन के द्वारा रोगाणु को शरीर में डाला जाएगा तो बेटे फिर क्या होगा, इसके विरुद्ध भी हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, तो फिर इसे आप कहोगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है कि जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से आए या वो जो
जो है कृत्रिम तरीके से आए, बेटे हमारा जो शरीर होगा उसके द्वारा वह क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है। अब इसके दो प्रकार होंगे। तो पहला प्रकार जो है वह है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी बेटे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संक्रमण के दौरान अगर हमारी बॉडी में कोई रोगाणु आता है तो बेटे उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनेगी वो होगी प्राकृतिक सक्रिय। तो याद रखना, प्राकृतिक संक्रमण के दौरान शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा बेटे, यानी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, यानी प्राकृतिक संक्रमण। प्राकृतिक संक्रमण जैसे सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम। अब बेटे कोई ये नहीं कहता सर्दी जुकाम, कोई जो है अपन अपनी मर्जी से नहीं कहते कि हाँ मुझे जुकाम हो जाए, अपने आप ही हो जाता है बेटे। अपने आप ही अगर कोई प्राकृतिक संक्रमण होता है तो उसके विरुद्ध जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बनेगी उसे आप कहोगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी प्रतिरक्षा बेटे आपको याद करना है, यानी यह है आर्टिफिशियल सक्रिय प्रतिरक्षा। आर्टिफिशियल का माने कृत्रिम होता है। तो बेटे इसमें कृत्रिम तरीके से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा, बस इतना। एंटीबॉडी को प्रवेश नहीं करवाया जाएगा, किसको, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा। तो उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनेगी तो फिर वो होगा बेटे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या रखोगे, टीकाकरण। टीकाकरण। तो बेटे यहां पर देखो कि वैक्सीनेशन ले लो या कृत्रिम संक्रमण के बाद शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा। तो एक बार आप ध्यान से समझ ले कि बेटे ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, सक्रिय प्रतिरक्षा होगी, इसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनेंगे। अब दो तरह से बनेंगे, एक तो बेटे व्यक्ति को प्राकृतिक संक्रमण हो तो उसके विरुद्ध होगी सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, और एक बेटे जानबूझकर रोगाणु को शरीर में डाला जाए तो उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा होगी वो होगी बेटे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद में आगे चले अपन, तो बेटे अगली जो प्रतिरक्षा आएगी दूसरे नंबर की, यहां पर होगी बच्चों, यानी पैसिव प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी, यानी इसको आप क्या बोलोगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसको आप कहोगे बेटे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब यहां मैंने आपको कई बार बताया कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है बेटे इसमें एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाएगा, यानी चाहे रोगाणु प्रवेश करे कुछ भी करे, यह एंटीबॉडी शरीर के बाहर से ली जाती है। तो रेडीमेड एंटीबॉडी इसमें ली जाएगी और उसकी वजह से यह प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी। तो यहां साफ लिखा हुआ है कि पैथोजन के विरुद्ध बाहर या रेडीमेड एंटीबॉडी को लिया जाता है, यानी पैथोजन के विरुद्ध शरीर में, ये ध्यान रखना बेटे, बाहर या रेडीमेड एंटीबॉडी को लिया जाता है। अब ये दो तरह से बेटे लिया जाता है। सबसे पहले मेरे पास में है प्राकृतिक पैसिव इम्यूनिटी, यानी इसको आप कह सकते हो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बेटे यहां पर क्या होगा, प्राकृतिक तरीके से ऐसी एंटीबॉडी जो किसी के मतलब किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाई गई हो, किसी के शरीर में बनी हो प्राकृतिक तरीके से। तो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई एंटीबॉडी को अगर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाया जाता है तो उसे कहेंगे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो अब देखो बेटे यहां पर क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है वह माता के कोलोस्ट्रम मिल्क से कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त करता है, IgA एंटीबॉडी प्राप्त करता है। उसी तरह से बेटे प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर से जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन होती है यह भी भ्रूण को प्राप्त होती है। तो ये दोनों के दोनों उदाहरण हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के। एक तो क्या है बेटे, यानी दूध से, कोलोस्ट्रम जो दूध होता है उससे बच्चे को IgA एंटीबॉडी प्राप्त होती है, और एक बेटे याद रखना कि जो माता का प्लेसेंटा होता है उससे बच्चे को या भ्रूण को जाती है IgG यानी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो याद रखना बेटे इसके एग्जाम्पल में है एक तो IgA और साथ में कौन सी IgG एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का भ्रूण में या बच्चे में स्थानांतरण, बच्चे में स्थानांतरण,
स्थानांतरण। तो ये जो है एंटीबॉडी ये माता से बच्चे में ट्रांसफर होगी, लेकिन दोनों एंटीबॉडी को बेटे ये कोई लेबोरेटरी में बनी हुई नहीं है, ये दोनों एंटीबॉडी माता के शरीर में बनी हुई है और माता के शरीर से ये जाएगी बच्चे में। तो ये होगा बेटे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि बच्चे में नहीं है ये एंटीबॉडी, बच्चे के शरीर में बाहर से पहुंचाई जा रही है, बच्चे के शरीर में माता से पहुंचाई जा रही है। तो बेटे जो शरीर के बाहर से ली जाएगी या बाहर से शरीर में एंटीबॉडी पहुंचाई जाएगी वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी, लेकिन यहां पर यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई एंटीबॉडी को माता के शरीर से बच्चे में पहुंचाया जा रहा है, तो इसे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। और बेटे इसकी लास्ट प्रतिरक्षा होगी यह आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यानी यह कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब बेटे यहां पर क्या होगा कि यहां पर किसी के शरीर में एंटीबॉडी पहुंचाई जाएगी, लेकिन यह एंटीबॉडी लेबोरेटरी में बनाई गई होगी। यह एंटीबॉडी किसी के शरीर में नेचुरल बनी हुई नहीं है, यह प्रयोगशाला में बनी हुई एंटीबॉडी है। तो प्रयोगशाला में बनी हुई कृत्रिम एंटीबॉडी को अगर दूसरे के शरीर में डाला जाएगा तो बेटे इसे कहेंगे कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब यह कहां कब उत्पन्न होगी? जब किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो एंटीवीनम, या किसी के जंग लगी वस्तु से लग जाए तो एटीएस। तो ये दोनों की दोनों बेटे कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। तो एक तो ध्यान रखना, शरीर में सीधे ही एंटीबॉडी को प्रवेश करवाया जाता है। तो एक तो बेटे अब सीधे ही कौन सी एंटीबॉडी को? कृत्रिम, ये वर्ड यहां पर याद रख लें, कृत्रिम एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका एग्जांपल है एंटीवीनम आफ्टर स्नेक बाइट, यानी सांप के काटने पर एंटीवीनम का प्रवेश। ये ध्यान रखना बेटे, एंटीवीनम ये घोड़े के अंदर सांप के जहर को डाल करके बनाया जाता है बेटे। तो ये सांप का जो जहर होता है ना उसको काटने, उसको नष्ट करने का काम करता है। इसको एंटीवीनम कहते हैं, यानी जहर का विरोध करने वाला। तो एक तो ये है, और एक है बेटे एंटी टिटेनस सीरम, यानी एटीएस। तो ये जंग लगी वस्तुओं को लगने पर बेटे इसको पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों की दोनों जो एंटीबॉडी है, एक तो एंटीवीनम और एक एटीएस, ये दोनों प्रयोगशाला में बनाई गई बेटे रेडीमेड एंटीबॉडी है और इन्हें शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा। तो फिर इसे कहा जाएगा कृत्रिम। तो एक बार और समझ ले बेटे, ये हमारा प्रतिरक्षा का टॉपिक है जो लगभग पूरा होने वाला है। तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं बेटे कि ये जो प्रतिरक्षा है इसके दो पार्ट हैं, एक तो जन्मजात है और एक अर्जित है। जन्मजात अवरोध के कारण उत्पन्न होती है और ये जो अर्जित है ये एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। अर्जित के दो पार्ट में बेटे, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय में एंटीबॉडी शरीर के भीतर बनती है और निष्क्रिय में एंटीबॉडी बाहर से ली जाती है। बेटे जो सक्रिय है इसमें एंटीबॉडी दो तरह से बनेगी, एक तो प्राकृतिक संक्रमण के दौरान और एक जो है कृत्रिम संक्रमण के दौरान। प्राकृतिक संक्रमण के दौरान जो बनेगी वो प्राकृतिक सक्रिय, और जो कृत्रिम संक्रमण के दौरान बनेगी वह कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें वैक्सीनेशन आएगा, याद कर लेना। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में यह भी दो प्रकार की होगी, एक तो बेटे प्राकृतिक तरीके से माता से भ्रूण में पहुंचाई जाएगी एंटीबॉडी, तो यह प्राकृतिक निष्क्रिय हो गया। और एक बेटे प्रयोगशाला में बनी हुई एंटीबॉडी को शरीर में पहुंचाया जाएगा, तो यह कृत्रिम निष्क्रिय हो गया, जिसमें एंटीवीनम आएगा और एंटी टिटेनस आएगा। तो यह था बेटे हमारे पास में यानी प्रतिरक्षा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िएगा और बेटे समझ के पढ़िएगा। अगर आप इसको ध्यान से देख के ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके टिक्स पे याद हो जाएंगे, और इसमें थोड़ी मेहनत की आपको जरूरत रहेगी बेटे, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके बेटे, तो मोशन मंच की ओर से आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा रहें बेटे, अच्छा पढ़ें, स्वस्थ रहें। ओके बच्चों, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।